आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द जोड़ों की एक लिस्ट है जहां एक छोटा सा शब्द जैसे टू, फ्रॉम या विद से पूरा मतलब ही बदल जाता है। इन्हें प्रेपोजिशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स कहते हैं, पर असल में ये भाषा के छोटे छोटे पजल पीसेस जैसे हैं और आज हमारा मिशन है इन्हीं पजल्स को सुलझाना। बिल्कुल। और ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है, ये असल में हमें दिखाते हैं कि शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और कैसे रिश्ते बनाते हैं। सही बात है। एक गलत प्रपोजिशन एक वाक्य को उतना ही अजीब बना सकता है जितना किसी गलत रिश्ते में होना। चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। ओके। अलीजेंस टू और अलायंस विद, दोनों में ही जुड़ावों की बात हो रही है, एक तरह की वफादारी की। सुनने में तो ये मतलब लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है ना? हाँ, और वो फर्क छिपा है उन छोटे से शब्दों में टू और विद। यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दिशा और संबंध बताने वाले इशारे हैं। अच्छा। अलीजेंस टू में टू का मतलब है की ओर। ये एक तरफा समर्पण है, जैसे एक सैनिक की अपने देश के प्रति निष्ठा होती है। अलीजेंस टू द कंट्री। हाँ। यहाँ एक हायरार्की है, एक ऊंचा नीचा संबंध। निष्ठा हमेशा ऊपर की ओर जाती है। अच्छा, तो टू एक तरह से एक तीर की तरह है जो बता रहा है कि वफादारी किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर अलायंस विथ में विथ क्या कर रहा है? विथ का मतलब है के साथ। ये बराबरी का रिश्ता दिखाता है, एक साझेदारी। ओके। जब दो देश गठबंधन करते हैं तो वे एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं। अलायंस विद अनदर कंट्री, इसमें आपसी समझौता है, बराबरी है। तो एक में समर्पण है, दूसरे में साझेदारी। और ये छोटा सा फर्क ही पूरी राजनीति और कूटनीति का आधार है। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब प्रेपोजिशन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रिश्तों का स्टेटस बताते हैं। एग्जैक्टली। रिश्ता बराबरी का है या अधीनता का। इसी टू वाले लॉजिक पर हमारी लिस्ट में और भी कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव टू। यहाँ टू का क्या रोल है? यहाँ भी टू दिशा ही दिखा रहा है, लेकिन इस बार ये प्रतिस्थापन या बदलाव की दिशा है। अच्छा। जब हम कहते हैं इज देयर एन ऑल्टरनेटिव टू दिस प्लान, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जो इस प्लान की जगह ले सके। टू उस चीज की ओर इशारा कर रहा है जिसे बदला जाना है। मुझे लगता है मैंने कई लोगों को ऑल्टरनेटिव ऑफ कहते सुना है, तो वो गलत है? व्याकरण के हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत आम गलती है। ओके। हमेशा ऑल्टरनेटिव टू ही होता है। सोचिए, आप एक चीज के विकल्प में दूसरी चीज नहीं लाते, आप एक चीज के लिए या की जगह पर विकल्प लाते हैं। टू उस खाली जगह को इंगित करता है जिसे भरना है। ठीक है, तो टू दिशा दिखाता है, चाहे वो वफादारी की दिशा हो या किसी विकल्प की। हमारी लिस्ट में एक और कंस्ट्रक्ट है एलियन टू। या तो एलियन का मतलब ही अजनबी है। हाँ, और टू यहाँ बताता है कि ये अजनबीपन किसके प्रति है। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि विचारों, आदतों और संस्कृतियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। सही। एलियन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक दूसरे ग्रह के प्राणी की तस्वीर बनती है ना, जो हमारी दुनिया के लिए अनजान है। बस यही तस्वीर याद रखनी है। जब हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग वॉज एलियन टू हिम, तो इसका मतलब है कि बेईमानी का विचार उसके स्वभाव और मूल्यों के लिए एक बाहरी, एक अनजानी चीज जैसा था। मतलब ये सिर्फ न जानने से ज्यादा गहरी बात है। ये किसी चीज का आपके स्वभाव का हिस्सा न होने जैसा है। बिल्कुल, ये एक मजबूत शब्द है। हाँ। और इसी तरह का एक और कंस्ट्रक्ट है अलाइव टू। यहाँ भी टू एक मानसिक जुड़ाव दिखा रहा है। अलाइव टू का मतलब है किसी चीज के प्रति जागरूक होना। लेकिन अवेयर ऑफ और अलाइव टू में क्या फर्क है? अलाइव शब्द का इस्तेमाल क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। अवेयर ऑफ का मतलब हो सकता है कि आपको किसी बात की जानकारी है। हाँ। लेकिन अलाइव टू का मतलब है कि आप उस जानकारी के प्रति न सिर्फ जागरूक हैं बल्कि संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील भी हैं। अच्छा। यहाँ अलाइव का मतलब शारीरिक रूप से जीवित होने से ज्यादा मानसिक रूप से सक्रिय होना है। जैसे अ गुड लीडर इज ऑलवेज अलाइव टू द नीड्स ऑफ देयर पीपल। ओके। इसका मतलब है कि नेता सिर्फ जरूरतों को जानता नहीं है बल्कि उन्हें महसूस करता है और उन पर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो उन जरूरतों के प्रति मानसिक रूप से जीवित है। तो टू वाले चारों शब्दों में अलीजेंस टू, ऑल्टरनेटिव टू, एलियन टू और अलाइव टू,
टू हमेशा एक रिश्ते या दिशा को इंगित कर रहा है। हाँ एक चीज का दूसरी चीज से क्या संबंध है, हाँ, ये एक पैटर्न की तरह है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रपोजिशन के पैटर्न को समझना ही उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, हमने जुड़ाव और दिशा की बात की विद और टू के साथ, लेकिन अगर किसी चीज से अलग होना हो तो हमारी लिस्ट में है अलूफ फ्रॉम। यहां फ्रॉम का क्या मतलब है? फ्रॉम का मूल काम ही है अलगाव या स्रोत दिखाना, किसी चीज से दूरी। अलूफ का मतलब ही है भावनात्मक रूप से दूर या अलग थलग रहना। तो जब कोई व्यक्ति अलूफ फ्रॉम द ऑफिस पॉलिटिक्स रहता है तो इसका मतलब है कि वो खुद को ऑफिस की राजनीति से जानबूझकर दूर रखता है। मतलब उसमें शामिल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो उसमें हिस्सा नहीं लेता। ये एक सामाजिक या भावनात्मक अलगाव है। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारी लिस्ट में एक और फ्रॉम वाला कंस्ट्रक्ट है, अलाइट फ्रॉम। यहां भी तो अलगाव ही है, लेकिन शारीरिक। एकदम सही, लॉजिक बिल्कुल वही है। जब आप बस से उतरते हैं, मतलब अलाइट फ्रॉम द बस, तो आप बस से शारीरिक रूप से अलग हो रहे हैं। हाँ सही है। आप उसके अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो फ्रॉम का काम दोनों जगह एक ही है, अलगाव दिखाना। एक जगह बस से अलगाव, दूसरी जगह बस से अलगाव। पैटर्न तो है। कितना स्पष्ट है। एक मिनट, अलाइट को लेकर मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहा है। हमने अलाइट फ्रॉम की बात की, यानी किसी वाहन से उतरना। हाँ, लेकिन अलाइट एट और अलाइट ऑन भी तो होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? अगर मैं कहूं आई अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन एट द स्टेशन, तो यहाँ फ्रॉम और एट दोनों आ गए। और ये वाक्य बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि दोनों प्रीपोजिशन अपना अपना काम कर रहे हैं। फ्रॉम बता रहा है कि आप किस चीज से अलग हुए, ट्रेन से। हाँ ट्रेन से, और एट बता रहा है कि आप किस एक निश्चित बिंदु या लोकेशन पर उतरें, स्टेशन पर। एग्जैक्टली। एट का इस्तेमाल हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होता है, जैसे बस स्टॉप, एयरपोर्ट या कोई पता। ठीक है। तो फ्रॉम स्रोत के लिए और एट मंजिल के एक खास बिंदु के लिए। फिर अलाइट ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है? ये थोड़ा अजीब लगता है। ऑन का मतलब है किसी सतह के ऊपर, या अक्सर पक्षियों या कीड़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो हवा से आकर किसी चीज के ऊपर बैठते हैं। जैसे अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई अलाइटेड ऑन अ फ्लावर, यानी एक तितली फूल पर आ बैठी। लेकिन इसका एक बहुत ही खूबसूरत, मेरा मतलब है प्रतीकात्मक इस्तेमाल भी है। वो क्या है? जब कोई विचार, समाधान या प्रेरणा अचानक आपके दिमाग में आती है तो आप कह सकते हैं द सॉल्यूशन सडनली अलाइटेड ऑन मी। वाह। जैसे वो विचार कहीं से उड़कर मेरे दिमाग की सतह पर आ बैठा हो। ये भाषा का बहुत ही काव्यात्मक उपयोग है। ये तो सच में बहुत सुंदर है। मतलब अलाइट के 3 रूप, फ्रॉम वाहन से अलग होने के लिए, एट किसी खास जगह पर उतरने के लिए, और ऑन किसी सतह पर बैठने के लिए। हाँ, या किसी विचार के अचानक दिमाग में आने के लिए। हाँ, एक ही शब्द और 3 छोटे प्रीपोजिशन से मतलब में इतनी गहराई आ जाती है। यही तो भाषा का जादू है। ये दिखाता है कि संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। अलाउंस फॉर, यहाँ फॉर का क्या काम है? फॉर का मतलब होता है के लिए, या किसी उद्देश्य या कारण को दिखाता है। ओके। अलाउंस फॉर का मतलब है किसी संभावित चीज के लिए पहले से ही तैयारी या गुंजाइश रखना। यह एक तरह की योजना है। जब आप कोई बजट बनाते हैं तो आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा अलग रखते हैं। यू मेक एन अलाउंस फॉर देम। जैसे अगर मुझे कहीं पहुंचने में 1 घंटा लगता है तो मैं ट्रैफिक की देरी को ध्यान में रखकर 1.25 घंटे का समय लेके चलूं। बिल्कुल। तो आई एम मेकिंग एन अलाउंस फॉर ट्रैफिक डिलेज। एकदम सही। यह एक तरह का बफर या सेफ्टी नेट बनाना है। आप किसी संभावित समस्या के लिए पहले से ही जगह बना रहे हैं। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे वो समय हो, पैसा हो या संसाधन। सही। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्ट है। तो आज हमने इन 10 कंस्ट्रक्ट्स को देखा और सिर्फ उनके मतलब नहीं समझे बल्कि उनके पीछे का लॉजिक भी पकड़ने की कोशिश की। तो दिशा या रिश्ते के लिए, विथ साझेदारी के लिए, फ्रॉम अलगाव के लिए, एट निश्चित बिंदु के लिए, ऑन सतह के लिए, और फॉर उद्देश्य के लिए। हाँ, और जब हम इस लॉजिक को समझ लेते हैं तो हमें हर एक कंस्ट्रक्ट को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। हम भाषा को महसूस करना शुरू कर देते हैं। अलीजेंस विथ या अलायंस टू सुनने में ही गलत लगने लगता है क्योंकि हमें उनके पीछे के रिश्ते का लॉजिक पता है। एक में बराबरी चाहिए विथ, दूसरे में दिशा चाहिए टू। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए।
हम ये सब अंग्रेजी के प्रेपोजिशन के बारे में सीख रहे हैं। क्या हमारी अपनी भाषा हिंदी में भी ऐसे ही फिक्स्ड पोस्ट पोजिशंस होते हैं जिन्हें हम परसर्ग कहते हैं? ने, से, में, पर, को। क्या वहां भी ऐसे नियम हैं कि किसी खास शब्द के साथ एक खास परसर्ग ही जुड़ेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। बिल्कुल होते हैं। हम रोज उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो हमारी अपनी भाषा है। सही। वो हमें स्वाभाविक रूप से आती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए, हम कहते हैं किसी चीज पर निर्भर होना। हाँ। हम कभी किसी चीज में निर्भर होना या किसी चीज से निर्भर होना नहीं कहते। निर्भर के साथ पर ही आता है। इसी तरह हम किसी बात से सहमत होते हैं, किसी बात पर नहीं। सहमत के साथ से का जुड़ाव तय है। और किसी चीज में रुचि होना? रुचि के साथ हमेशा में लगता है। या किसी व्यक्ति को कुछ देना, देने के साथ को जुड़ा हुआ है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्ट्स हैं। एकदम सही। हर भाषा का अपना एक आंतरिक ढांचा होता है, अपने नियम होते हैं जो शब्दों के बीच रिश्ते तय करते हैं। अंग्रेजी में ये काम प्रेपोजिशंस करते हैं, हिंदी में परसर्ग। इन पैटर्न्स को अपनी ही भाषा में पहचानना भाषा की समझ को एक नए स्तर पर ले जाता है। तो इस चर्चा का एक दिलचस्प नतीजा ये भी है कि अगली बार जब हम हिंदी बोलेंगे या सुनेंगे तो शायद हम इन छोटे छोटे शब्दों से, में, पर, को पर ज्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल। ये सोचना कितना मजेदार होगा कि यहाँ से ही क्यों लगा, पर क्यों नहीं। शायद इससे हम अपनी भाषा की बनावट को भी एक नए नजरिए से देख और सराह पाएंगे। वोकैबुलरी के सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे स्कोरिंग हिस्सों में से एक है होमोनिम्स और होमोफोन्स। हाँ, और एसएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ट्रिकी वर्ड्स पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ एक शब्द का मीनिंग कुछ और निकल जाता है या दो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही वजह है कि इन्हें समझना इतना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही नहीं आते, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन में भी स्कोर बना या बिगाड़ सकते हैं। सही कहा। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आपसे कोई पहेली पूछ रही हो। एक ही आवाज, मिलती जुलती स्पेलिंग, लेकिन मतलब बदलते ही पूरा सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और एग्जाम स्मार्ट सफर की शुरुआत करते हैं, जहां शब्द होंगे वही लेकिन मीनिंग्स होंगे कई। तो आज हमने कुछ ऐसे ही शब्दों के समूह चुने हैं जो अक्सर परेशान करते हैं। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 26 से। इसमें 3 शब्द हैं जो सुनने में बहुत करीब लगते हैं, अले, एली और एली। हाँ, अले, एली, एली, ये तो सच में कानों को धोखा देने के लिए काफी है। बिल्कुल। तो पहले शब्द से शुरू करते हैं, अले। ALLY, अले। सही। अले एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। इसका उच्चारण है अले, अले। और इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है किसी नकारात्मक भावना या तकलीफ को शांत करना या कम करना। अच्छा। हमारे सोच के मुताबिक टू मेक मोर बेरेबल और लेस सिवियर। मोर बेरेबल मतलब ज्यादा सहने लायक बनाना। हाँ, या लेस सिवियर यानी कम गंभीर बनाना। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ भावनाओं जैसे डर या चिंता के लिए होता है या फिजिकल पेन के लिए भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल कर सकते हैं। ये इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह के दर्द के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे टू अले समवन्स पेन। हाँ, सोचिए किसी को चोट लगी है और डॉक्टर कहता है दिस इंजेक्शन विल अले योर पेन, मतलब ये इंजेक्शन आपके दर्द को कम कर देगा। समझ गया। या फिर मान लीजिए सरकार कोई घोषणा करती है ताकि जनता का डर कम हो सके। The government statement was intended to allay public fears. यहाँ डर को शांत करने की बात हो रही है। विजुअलाइजेशन के लिए एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर दिमाग में ला सकते हैं जिसे उसकी माँ शांत कर रही है। एकदम सही, वो उसके डर को अले कर रही है। ठीक है, तो ALLAY वाला अले मतलब शांत करना। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, अले, जिसकी स्पेलिंग है ALLEY। हाँ, यहाँ ए की जगह ई है और उच्चारण भी थोड़ा अलग है, एली। एली। बिल्कुल, उच्चारण का ये फर्क बहुत अहम है। पहले वाले में अ की ध्वनि थी, इसमें ए की है। और ये एक नाउन है ना? जी, यह एक नाउन यानी संज्ञा है। इसका मतलब है गली या गलियारा। सोर्स इसे कहता है अ नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, यानी इमारतों के बीच एक संकरा रास्ता। हाँ, इसे तो विजुअलाइज करना बहुत आसान है, जैसे पुरानी दिल्ली की तंग गलियां या किसी बड़े शहर का वो बैक एली। बिल्कुल वही एली है। और अब
इस तिकड़ी का तीसरा शब्द एली। स्पेलिंग है ALLY। इसका उच्चारण है एलाय, एली। एलाई, ये शब्द तो इंटरनेशनल न्यूज में बहुत सुनने को मिलता है। एकदम सही पकड़ा। एलाय का मतलब है मित्र, सहयोगी या समर्थक। अमेरिका एंड इट्स एलाइज। हाँ, सोस कहता है one who helps and supports someone who is in a difficult situation। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, समूह या देश जो किसी मुश्किल परिस्थिति में मदद करता है। बिल्कुल, जैसे विश्व युद्ध के समय एलाइड फोर्सेस थीं, वो एक दूसरे की एली थीं। अच्छा, तो जब दो देशों के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं तो वे एक दूसरे के एली होने का वादा करते हैं। सही। तो संक्षेप में एले क्रिया मतलब डर या दर्द कम करना, एली संज्ञा मतलब एक तंगली, और एली संज्ञा मतलब एक सहयोगी या मित्र। एक अक्षर और थोड़ी सी ध्वनि का बदलाव और मतलब बिल्कुल अलग। यही तो इन शब्दों की खूबी है। और इसी धोखे वाली थीम पर हमारा अगला जोड़ा भी है। कौन सा? ये दो वर्ब्स हैं जो अक्सर एक दूसरे की जगह गलत इस्तेमाल हो जाते हैं, अलूड और इलूड। हाँ, ये दोनों मुझे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। दोनों के अंत में लूड है और सुनने में भी काफी समान लगते हैं। तो पहले अलूड की बात करते हैं, ALLUDE। अलूड, अलूड। हाँ, ये एक वर्ब है जिसकी शुरुआत ए से होती है। इसका मतलब है संकेत करना। पर अप्रत्यक्ष रूप से, है ना? बिल्कुल। सोर्स इसे कहता है टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू। यहाँ की फ्रेज है इनडायरेक्ट रेफरेंस। मतलब आप किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहते, बस उसकी तरफ इशारा करते हैं। एकदम सही, ये मानकर कि सुनने वाला आपका इशारा समझ जाएगा। अच्छा, जैसे कोई नेता भाषण में सीधे तौर पर विरोधी का नाम न ले, पर कहे कुछ लोग हैं जो सिर्फ वादे करते हैं, तो वो अपने विरोधी की तरफ अलूड कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। साहित्य में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता होगा। बहुत ज्यादा। मान लीजिए कोई अपनी बातचीत में कहता है उसकी तो नाक हर बात पर लंबी हो जाती है। अच्छा, पिनोकियो की तरफ इशारा। हाँ, यहाँ वो सीधे सीधे उस व्यक्ति को झूठा नहीं कह रहा, लेकिन पिनोकियो की कहानी की तरफ अलूड कर रहा है। समझ गया। और इसका साथी है इल्यूड, ELUDE। शुरुआत ई से और उच्चारण है इलूड, इलूड। यहाँ अ की जगह ई की ध्वनि है। सही। इलूड भी एक वर्ब है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है बच निकलना या पकड़ में ना आना। चकमा देना। हाँ, सोर्स के अनुसार टू अवॉइड। जैसे एक चालाक चोर जो पुलिस की पकड़ से बार बार बच निकलता है, हम कह सकते हैं द कनिंग थीफ कंटिन्यू टू इलूड द पुलिस। एकदम सही। या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आ रहा हो, मतलब आप कह सकते हैं द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट पोएम इलूड्स मी। अच्छा, यानी उस कविता का असली मतलब मेरी समझ से बाहर है, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो अल्यूड का मतलब सिर्फ फिजिकली भागना नहीं, बल्कि मेंटली किसी चीज का पकड़ में ना आना भी हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अल्यूड ए से मतलब इशारों में बात करना, और इल्यूड ई से मतलब पकड़ से बाहर हो जाना, चाहे वो चोर हो या कोई मुश्किल आइडिया। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? क्या? अगर हम इन वर्ब्स को उनके नाउन फॉर्म्स में बदल दें तो हमें हमारा अगला जोड़ा मिलता है जो इन्हीं से जुड़ा है, अल्यूजन और इल्यूजन। अरे वाह, आपने तो पकड़ लिया। तो अल्यूड से बना अल्यूजन, ALLUSION। जी हाँ, अल्यूजन, अल्यूजन एक नाउन है। इसका मतलब है संकेत या अप्रत्यक्ष उल्लेख। ये अल्यूड वर्ब का ही नाउन फॉर्म हुआ। बिल्कुल। जब आप अल्यूड करते हैं तो आप एक अल्यूजन देते हैं। सोर्स इसे एन इनडायरेक्ट रेफरेंस ही कहता है। तो वो जो पिनोकियो वाला उदाहरण था, उसमें नाक लंबी हो जाना पिनोकियो का एक अल्यूजन हुआ। एकदम सही। या किसी कविता में अगर एक लाइन है, वो अपनी एड़ी के जख्म से जाना जाता था, तो ये अकिलीस की कहानी का एक साहित्यिक अल्यूजन है। सीधे नाम नहीं लिया पर एक गहरा संदर्भ दे दिया। बिल्कुल। ये सुनने वाले को स्मार्ट फील कराता है कि उसने वो हिडन रेफरेंस पकड़ लिया। ठीक है, अब दूसरे शब्द पर आते हैं, इल्यूजन, जिसकी स्पेलिंग आई से शुरू होती है, ILLUSION। इसका इल्यूड से सीधा कनेक्शन तो नहीं है ना? सीधा शाब्दिक नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट में एक समानता है, धोखे की। अच्छा। इल्यूजन, इल्यूजन एक नाउन है जिसका मतलब है भ्रम, माया या आंखों का धोखा। अ फॉल्स आइडिया और मिसलीडिंग अपीयरेंस। हाँ, मतलब एक झूठा विचार या एक ऐसी छवि जो असलियत से अलग हो। जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखने का भ्रम। मृग तृष्णा वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है।
सबसे क्लासिक उदाहरण है वो। या फिर जादूगर जो हवा में चीजें गायब करते हैं। वो भी एक इल्यूजन ही पैदा करते हैं। हमारी आंखें कुछ देखती हैं, पर हमारा दिमाग जानता है कि वो सच नहीं है। तो इल्यूजन है दिमागी खेल और इल्यूजन है आंखों का खेल। बिल्कुल, एक ए और आई का फर्क। अब तक हमने साउंड और स्पेलिंग के धोखे देखे। अब बात करते हैं एक ऐसे धोखे की जो बस एक स्पेस बार के प्रेस करने या ना करने से होता है। हाँ, हमारा अगला ग्रुप यही है, ऑलरेडी और ऑलरेडी। लिखते समय इसमें बहुत गलतियां होती हैं। पहले उस शब्द को देखते हैं जो एक साथ लिखा जाता है। ऑलरेडी, ALREADY। ये एक एडवर्ब है। हाँ, और इसका मतलब है पहले से ही या अब तक। सही कहा। सोर्स कहता है बाय दिस टाइम, यानी इस समय तक या इस समय से पहले ही कोई काम हो चुका है। जैसे When I reached the station, the train had already left। बिल्कुल, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। और दूसरा है already, जो दो अलग अलग शब्द हैं। ALL और READY। हाँ, ये है एक फ्रेज और यहाँ मतलब बिल्कुल बदल जाता है। ऑलरेडी का मतलब है सब तैयार या पूरी तरह से तैयार। सोर्स के अनुसार फुली प्रिपेयर्ड। यहाँ ऑल का मतलब सभी लोग या सब कुछ है और रेडी का मतलब तैयार। बिल्कुल। एक टीम मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में है। कोच पूछते हैं, इज एवरीवन रेडी? और टीम चिल्लाकर कहती है, वी आर ऑल रेडी। हम सब तैयार हैं। तो ऑलरेडी एक शब्द समय बताता है और ऑलरेडी दो शब्द तैयारी की स्थिति बताता है। और इसी स्पेस वाले कंफ्यूजन का एक और भाई है जो शायद इससे भी ज्यादा आम है। आप बात कर रहे हैं ऑल राइट और ऑल राइट की। हाँ, ये तो भाषा के विकास का भी एक दिलचस्प उदाहरण है। पहले बात करते हैं ऑल राइट की, जो दो शब्दों से बना है, ALL और RIGHT। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मल इंग्लिश में सही माना जाता है। तो ऑल राइट का मतलब हुआ सब सही। इसके दो मुख्य मतलब हैं। पहला, जैसा आपने कहा, सब कुछ सही या पूरी तरह से सही। सॉस कहता है कंप्लीटली राइट और ओके। जैसे योर आंसर्स ऑन द टेस्ट वर ऑल राइट, यानी तुम्हारे सभी जवाब सही थे। बिल्कुल। और दूसरा मतलब है ठीक ठाक या सुरक्षित। कोई गिर जाए और आप पूछें आर यू ओके, और वो कहे यस आई एम ऑल राइट, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ठीक है। तो फॉर्मल राइटिंग और एग्जाम्स के लिए ऑल राइट मतलब दो शब्द वाला ही सही विकल्प है हमेशा। फिर ये एक शब्द वाला ऑल राइट ALRIGHT कहाँ से आया? ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। ऑल राइट जो एक शब्द है, असल में ऑल राइट का एक इनफॉर्मल वेरिएंट है। अच्छा, ये ऑलरेडी और ऑल टुगेदर जैसे शब्दों के पैटर्न पर बन गया। आम बोलचाल में और इनफॉर्मल राइटिंग में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संतोषजनक या ठीक ठाक। जैसे कोई पूछे हाउ वाज द मूवी और जवाब आए इट वाज ऑल राइट। बिल्कुल, मतलब ठीक ठाक थी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। तो मतलब अगर मुझे एग्जाम में लिखना हो तो मैं हमेशा दो शब्द वाला ऑल राइट ही इस्तेमाल करूं? बिना किसी शक के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी फॉर्मल राइटिंग में हमेशा ऑल राइट का प्रयोग करना ही सुरक्षित और सही माना जाता है। बहुत से ग्रामर प्यूरिस्ट आज भी ऑल राइट मतलब एक शब्द वाले को गलत मानते हैं। हाँ, भले ही ये अब आम हो चुका है। तो आज हमने देखा कि कैसे उच्चारण, स्पेलिंग और यहाँ तक कि एक स्पेस का फर्क भी शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से बदल सकता है। ऑले, एले, एली से लेकर ऑल राइट और ऑल राइट तक, ये छोटे छोटे अंतर ही इंग्लिश लैंग्वेज को इतना चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बिल्कुल, और ये हमें भाषा के विकास के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, जैसे ऑल राइट जैसा शब्द जिसे बहुत से व्याकरण के जानकार आज भी पूरी तरह सही नहीं मानते, आम बोलचाल में इतना स्वीकार्य हो चुका है कि शायद कुछ दशकों में ये स्टैंडर्ड बन जाए। ये तो एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि क्या नियम भाषा को बनाते हैं या लोग जिस तरह भाषा का उपयोग करते हैं उससे नियम बनते हैं? सोचिएगा जरूर। आज हम अंग्रेजी भाषा के उस हिस्से में गोता लगा रहे हैं जो कई लोगों को मतलब डराता भी है और आकर्षित भी करता है, फ्रेजल वर्ब्स। हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब ग्लॉसरी है और आज हमारा मिशन है क्रम संख्या 51 से 60 तक के वर्ब्स को सिर्फ रटना नहीं बल्कि उनके पीछे की तस्वीरों और लॉजिक को समझना है। देखते हैं कि कैसे दो साधारण से शब्द मिलकर एक बिल्कुल नया मतलब गढ़ देते हैं। बिल्कुल, फ्रेजल वर्ब्स की यही तो खासियत है। वो भाषा को आप कह सकते हैं जीवंत बनाते हैं।
आज हम इन शब्दों की बनावट को देखेंगे, उन्हें तोड़कर समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही मूल शब्द जैसे ब्लो अलग अलग प्रपोजिशंस के साथ जुड़कर कितने अलग अलग भाव पैदा कर सकता है। ये एक तरह से शब्दों की केमिस्ट्री को समझना है। शब्दों की केमिस्ट्री? अरे वाह, ये सुनने में मजेदार लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शब्द से। सूची में नंबर 51 पर है ब्लॉक ऑफ। इसका मतलब दिया गया है नाकाबंदी करना या बाधा डालना, और सोर्स में इसकी परिभाषा है टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर टू ऑब्स्ट्रक्ट एक्सेस। हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे तोड़ना। ब्लॉक यानी रोकना, और ऑफ जो यहां पर पूरी तरह से या कंप्लीटली का भाव दे रहा है। तो ब्लॉक ऑफ का मतलब हुआ किसी रास्ते या जगह को किसी बैरियर, किसी रुकावट से पूरी तरह से बंद कर देना। सोर्स की जो लाइन है टू ऑब्स्ट्रक्ट एक्सेस, उसका भी यही मतलब है, पहुंच को बाधित करना। अच्छा, जैसे किसी दुर्घटना के बाद पुलिस सड़क को ब्लॉक ऑफ कर देती है, वो पीले रंग का टेप लगा दिया जाता है और फिर कोई आ जा नहीं सकता, रास्ता पूरी तरह बंद। एकदम सही। इसका विजुअलाइजेशन भी यही है। किसी बिल्डिंग में आग लगने का सीन सोचिए और फायर डिपार्टमेंट ने चारों तरफ से उस एरिया को ब्लॉक ऑफ कर दिया है। यहां ब्लॉक ऑफ का इस्तेमाल हमेशा एक भौतिक यानी फिजिकल रुकावट के लिए होता है। तो ट्रिक सीधी है, ब्लॉक को ऑफ कर दिया मतलब रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया, नाकाबंदी हो गई। अब यहां से चीजें दिलचस्प होती हैं। अगला जो समूह है हमारे पास, वो सब एक ही शब्द ब्लो से शुरू होता है। सूची में ब्लो अवे, ब्लो ऑफ, ब्लो आउट, ब्लो ओवर और ब्लो अप है। ये कमाल की बात है कि एक ही क्रिया कैसे इतने अलग अलग मतलब दे सकती है। यही तो फ्रेजल वर्ब्स का जादू है। ये दिखाता है कि प्रेपोजिशन कितना शक्तिशाली हो सकता है। चलिए इस ब्लो परिवार को एक एक करके समझते हैं। शुरू करते हैं नंबर 52 ब्लो अवे से। इसके दो मतलब हैं, प्रभावित करना और उड़ा देना, और परिभाषा है टू इम्प्रेस ग्रेटली, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग बाय एन एक्सप्लोजिव फोर्स। दो बिल्कुल अलग मतलब, एक तो मानसिक है और दूसरा भौतिक। पर दोनों के पीछे का भाव एक ही है, किसी चीज का अपनी जगह से हट जाना। पहला मतलब टू इम्प्रेस ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा प्रभावित करना, जैसे हर परफॉर्मेंस विल ब्लो अवे द ऑडियंस। यहां दर्शक सचमुच उड़कर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि वो मानसिक रूप से मतलब स्तब्ध रह गए हैं, वो ब्लोन अवे हो गए हैं। और दूसरा मतलब उड़ा देना तो सीधा है, जैसे द स्टॉर्म वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्लो अवे द रूफ। यहां सचमुच छत उड़ गई। तो ट्रिक ये है, ब्लो हवा का झोंका प्लस अवे दूर। हवा का एक ऐसा शक्तिशाली झोंका जो या तो आपको सचमुच उड़ा दे या अपनी खूबसूरती से आपको इतना प्रभावित कर दे कि आप दंग रह जाएं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक जादूगर के शो की, जहां उसने ऐसा करतब दिखाया कि दर्शक हैरान रह गए, वे सचमुच ब्लोन अवे हो गए। अब इसी परिवार के अगले सदस्य पर आते हैं, नंबर 53 ब्लो ऑफ। इसका मतलब है अनदेखा करना। परिभाषा है टू इग्नोर और फेल टू अटेंड। ये तो बहुत आम इस्तेमाल होता है। मैंने कॉलेज में एक बार एक जरूरी क्लास ब्लो ऑफ कर दी थी और बाद में बहुत पछतावा हुआ था। मतलब मैंने उसे जानबूझकर अनदेखा कर दिया। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है। यहां ब्लो का मतलब है फूंक मारना और ऑफ का मतलब हटा देना। जब आप किसी चीज को ब्लो ऑफ करते हैं तो आप उसे उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी एक धूल के कण को, जिसे आप फूंक मारकर उड़ा देते हैं। आप उसे महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही डिसाइडेड टू ब्लो ऑफ द मीटिंग एंड गो टू द मूवीज। तो इसकी ट्रिक यही हुई कि किसी चीज को फूंक मारकर ब्लो हटा देना ऑफ, यानी उसे अनदेखा कर देना। हाँ। अब देखिए प्रपोजिशन बदलते ही मतलब कैसे बदलता है। अगला है नंबर 54 ब्लो आउट, मतलब बुझाना या तेजी से निकलना। परिभाषा है टू एक्सटिंग्विश, टू रैपिडली डिफ्लेट। यहां भी दो मतलब हैं। ब्लो आउट, अच्छा जैसे बर्थडे केक पर मोमबत्तियां ब्लो आउट करना। सही। ब्लो प्लस आउट, आप हवा फूंक कर बाहर निकालते हैं और मोमबत्ती बुझ जाती है। ही विल ब्लो आउट द कैंडल्स। और दूसरा मतलब है टू रैपिडली डिफ्लेट, यानी हवा का तेजी से बाहर निकलना। जैसे द कार्स टायर डिड ब्लो आउट ऑन द हाईवे। टायर से हवा अचानक बाहर निकल गई, वो ब्लो आउट हो गया। दोनों ही मामलों में हवा बाहर आउट निकल रही है। ये दिलचस्प है कि एक में हवा जानबूझकर बाहर फेंकी जा रही है और दूसरे में अपने आप निकल रही है, पर दोनों के लिए ब्लो आउट का इस्तेमाल हो रहा है। यही तो भाषा की खूबसूरती है। अब अगला देखिए, नंबर 55
ब्लो ओवर, इसका मतलब है बीत जाना या शांत हो जाना। परिभाषा, टू पास विदाउट मच इफेक्ट। ब्लो ओवर यानी ऊपर से गुजर जाना। बिल्कुल, ब्लो प्लस ओवर, ऊपर से। कल्पना कीजिए कि काले बादल आए, लेकिन तेज हवा उन्हें आपके ऊपर से उड़ा कर ले गई और बारिश नहीं हुई। मुसीबत आई और बिना कोई नुकसान किए चली गई। इसका इस्तेमाल किसी समस्या, विवाद या मुश्किल स्थिति के लिए होता है जो समय के साथ खुद ही खत्म हो जाती है। जैसे, डोंट वरी, द आर्ग्यूमेंट विल सून ब्लो ओवर। चिंता मत करो, ये बहस जल्दी शांत हो जाएगी। ऑफिस की पॉलिटिक्स के लिए ये एकदम सही फ्रेजल वर्ब है। कई चीजों को बस ब्लो ओवर हो जाने देना ही बेहतर होता है। हाँ, बिल्कुल। और अब इस परिवार का आखिरी और शायद सबसे नाटकीय सदस्य, नंबर 56, ब्लो अप। इसके भी दो मतलब हैं, विस्फोट करना और बड़ा करना। परिभाषा, टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, टू एनलार्ज। यहाँ अप शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। सही पकड़ा। अप का मतलब ही है ऊपर की ओर या आकार में बढ़ना। पहला मतलब है विस्फोट होना। द टेररिस्ट्स ट्राई टू ब्लो अप द ब्रिज। धमाके में चीजें ऊपर की ओर उड़ती हैं। दूसरा मतलब है किसी चीज का आकार बड़ा करना, जैसे गुब्बारा फुलाना या फोटो को बड़ा करवाना। आई वॉन्ट टू ब्लो अप दिस फोटो। दोनों ही मामलों में कोई चीज अपने सामान्य आकार से बहुत बड़ी हो रही है, या तो धमाके से टुकड़ों में बिखर कर या आकार में बड़ी होकर। तो गुब्बारे को फुलाने को भी ब्लो अप कहते हैं और बम से कुछ उड़ाने को भी ब्लो अप कहते हैं। ये कमाल का विरोधाभास है। ये सच में दिखाता है कि कैसे ब्लो जैसा एक साधारण शब्द इतने सारे भाव पैदा कर सकता है। क्या ये अंग्रेजी में आम है कि कुछ वर्ब्स दूसरों से ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल। जो वर्ब्स बहुत ही बुनियादी और शारीरिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कम, गो, गेट, पुट, ब्लो, वो अक्सर सबसे ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, क्योंकि उनकी इमेजरी बहुत शक्तिशाली और लचीली होती है। हमने देखा कि कैसे चीजें उड़ती हैं, बड़ी होती हैं या शांत हो जाती हैं। अब बात करते हैं किसी बड़ी चीज को छोटा या सरल करने की, जो मुझे अगले फ्रेजल वर्ब की याद दिलाता है, नंबर 57, बॉयल डाउन टू। हिंदी में मतलब है सारांश निकालना, ये मुख्य बात पर आना। परिभाषा, टू रिड्यूस और सिंप्लीफाई समथिंग टू द मोस्ट बेसिक। ये एक बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है और इसे समझने के लिए किचन का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, आप दूध को उबाल रहे हैं और उसे तब तक उबालते हैं जब तक उसका सारा पानी उड़ ना जाए और वो गाढ़ा होकर खोया ना बन जाए। आपने एक बड़ी मात्रा को उसके सार, उसके एसेंस तक कम कर दिया। अच्छा, तो किसी भी लंबी चर्चा या जटिल समस्या का जो मुख्य निष्कर्ष होता है, उसके लिए बॉयल डाउन टू का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। जैसे कोई कह सकता है, आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन द होल इशू कैन बॉयल डाउन टू अ सिंपल लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब घंटों की बहस के बाद सारा मसला अंत में बस संवाद की कमी पर आकर टिकता है। पूरी समस्या बॉयल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग। ये कॉर्पोरेट जगत में बहुत इस्तेमाल होता है, जहां हर कोई बॉटम लाइन जानना चाहता है। अब समझ आया। अगला वाला तो टेक्नोलॉजी की दुनिया से है। नंबर 58, बूट अप, यानी कंप्यूटर चालू करना। परिभाषा है टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। हाँ, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग अप कहते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही नहीं, बल्कि स्मार्टफोन या किसी भी स्मार्ट डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। माई लैपटॉप टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बूट अप। इसे याद रखने का कोई मजेदार तरीका है? ऐसा लगता है जैसे इसका जूते यानी बूट से कोई लेना देना नहीं है, यानी काम के लिए तैयार करना है। सही है। अब हम टेक्नोलॉजी से निकलकर इंसानी भावनाओं की ओर बढ़ते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब बहुत गहरा है। नंबर 59, बॉटल अप। इसका अर्थ है भावनाओं को दबाना या छिपाना। परिभाषा, टू सप्रेस और हाइड इमोशंस। इसके तो नाम में ही इसका मतलब छिपा है। बॉटल अप यानी बॉटल में बंद कर देना। बिल्कुल। बॉटल प्लस अप, अंदर बंद करना। कल्पना कीजिए कि आप अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, दुख या चिंता को एक बॉटल में भरकर कसकर ढक्कन लगा रहे हैं। आप उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। इट इज नॉट हेल्दी टू बॉटल अप योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को दबाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या कभी-कभी अपनी भावनाओं को दबाना, उन्हें बॉटल अप करना जरूरी नहीं होता? जैसे किसी प्रोफेशनल मीटिंग में या किसी मुश्किल पारिवारिक स्थिति में? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में अक्सर हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। तो हाँ, शॉर्ट टर्म में अपनी भावनाओं को बॉटल अप करना कभी-कभी जरूरी हो सकता है। लेकिन ये फ्रेजल वर्ब अक्सर एक नकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल होता है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाए रखता है।
जो बाद में किसी बड़े भावनात्मक विस्फोट का कारण बन सकता है। तो अस्थायी रूप से नियंत्रण रखना और आदतन भावनाओं को बॉटल अप करना, इन दोनों में फर्क है। ये बहुत गहरी बात है। और जब भावनाओं को संभालने की बात आती है तो कभी-कभी सबसे अच्छा तरीका होता है किसी स्थिति से सम्मान के साथ बाहर निकल जाना, जो हमें आज के आखिरी फ्रेजल वर्ब तक ले आता है। नंबर 60, बाव आउट, मतलब सम्मानपूर्वक हटना। परिभाषा, टू विड्रॉ और रिटायर ग्रेसफुली। क्या खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है। इसकी तस्वीर भी बहुत साफ है। बाव, झुककर अभिवादन करना, प्लस आउट, बाहर जाना। जैसे कोई कलाकार अपने शानदार प्रदर्शन के बाद स्टेज पर झुककर दर्शकों का धन्यवाद करता है और फिर स्टेज से बाहर चला जाता है। वो शान से बाव आउट करता है। तो ये किसी पद, प्रतियोगिता या जिम्मेदारी से शालीनता और सम्मान के साथ पीछे हटने के लिए इस्तेमाल होता है। रिटायरमेंट का एक सुंदर तरीका। बिल्कुल। आफ्टर अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर, द सीईओ डिसाइडेड टू बाव आउट। एक लंबे और सफल करियर के बाद सीईओ ने सम्मानपूर्वक पद छोड़ने का फैसला किया। ये हार मानकर भागना नहीं है, बल्कि एक अध्याय को सम्मान के साथ समाप्त करना है। इसका विजुअलाइजेशन किसी महान टेनिस खिलाड़ी का हो सकता है, जो अपना आखिरी मैच खेलने के बाद दर्शकों का अभिवादन करते हुए कोर्ट से बाहर जा रहा है। वो उस खेल से ग्रेसफुली बाव आउट कर रहा है। तो ये थे आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स। हमने सिर्फ उनके मतलब नहीं जाने, बल्कि ये भी देखा कि कैसे ब्लो जैसा एक शब्द इतने रूप ले सकता है, कैसे किचन का एक उदाहरण बॉयल डाउन टू बिजनेस की जटिलताओं को समझा सकता है, और कैसे बॉटल अप और बो आउट जैसे वर्ब्स इंसानी व्यवहार की गहराई को दर्शाते हैं। बिल्कुल, और यही फ्रेजल वर्ब्स की असली शक्ति है। वे भाषा को सिर्फ स्वाभाविक और रंगीन ही नहीं बनाते, वे हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं। तो आज के श्रोता के लिए अंतिम विचार क्या है? एक विचार जो यहाँ सोचने लायक है, ये फ्रेजल वर्ब्स भाषा को सिर्फ रंगीन बनाते हैं, या ये उस संस्कृति के बारे में भी कुछ बताते हैं जो इन्हें इस्तेमाल करती है? जैसे बो आउट में शालीनता पर जोर देना, बॉयल डाउन टू में सीधे मुद्दे पर आने की एफिशिएंसी को महत्व देना, या ब्लो ऑफ में किसी को अनदेखा करने का अनौपचारिक तरीका। शायद हर फ्रेजल वर्ब सिर्फ एक शब्द समूह नहीं, बल्कि एक छोटी सी सांस्कृतिक कहानी है। इस पर जरूर सोचिएगा। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.